जय हिंद एवरीवन, दिस इज नेहा मलिक एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश विद नेहा मलिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यूपीएससी सीडीएस 2 एग्जामिनेशन था। यूपीएससी हर साल सीडीएस की एग्जामिनेशन 2 बार कंडक्ट करवाती है। एक एग्जामिनेशन आपकी हुई थी 21 अप्रैल को और आज थी दूसरी एग्जामिनेशन 1 सितंबर 2024 को। मेरे पास है इंग्लिश एग्जामिनेशन, जो इंग्लिश सब्जेक्ट कंसर्न है उसका सेट बी, और सेट बी के क्या क्या क्वेश्चंस और उनके क्या क्या आंसर्स मैं आपको बताने जाने वाली हूँ। ठीक है, इंग्लिश विद नेहा मलिक यूट्यूब चैनल हमेशा ये क्लेम करता है कि बच्चों के पास सही चीज़ें पहुँचे, तो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के बाद मैं लेके आई हूँ आपके सामने सॉल्यूशन। शॉर्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बट यस, आंसर की प्रॉपर आपको एक्यूरेट मिलेगी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के बीच में है कि मैम पेपर कैसा था। ठीक है, एज कंपेयर टू लास्ट टाइम पेपर इजी था, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। यस, पिछली बार 21 अप्रैल 2024 को जब हमारा पेपर आया था तो बहुत सारे सडन चेंजेस एकदम आए। उसकी वजह से कुछ बच्चों में ये रहा कि यार नहीं, पैटर्न बदल दिया गया तो पेपर टफ हो गया, क्योंकि वो न्यू पैटर्न को इतनी इजीली अडाप्ट नहीं कर पाए। इस बार बच्चे प्रिपेयर्ड थे, ठीक है, और प्रिपेयर्ड तो थे ही, वो हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए, हर एक न्यू पैटर्न को फेस करने के लिए। और अच्छी बात ये हुई कि जो चीज़ें पिछली बार एकदम अनएक्सपेक्टेड थी वो इस बार आई ही नहीं। ठीक है, जैसे कि फॉरेन वर्ड्स ये इस बार नहीं थे। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स ये भी इस बार नहीं थे, जिसे आप होमोफोन्स या होमोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, कि भाई इलिसिट एलिसिट ये ऐसे वर्ड्स वहां पे नहीं थे कंफ्यूज करने वाले। ओके, और क्या क्या नहीं था? कोरिलेटिंग सेंटेंस, यस, कोरिलेटिंग सेंटेंस ने भी पिछली बार बच्चों का बहुत सर में दर्द किया था, तो ये चीज भी इस बार नहीं थी। तो ये पोर्शन ना होने की वजह से पेपर पिछली बार से 21 अप्रैल से इस बार इजी था। ओके, ठीक है। अब तो मैम हम इसको इजी बोल सकते हैं पेपर को। पेपर का लेवल मॉडरेट ही था, पेपर का ओवरऑल लेवल वाज नॉट दैट इजी, एंड ऑफ कोर्स इट वाज नॉट डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, लेकिन लास्ट से कंपेयर करते हुए वी फाउंड इट इजियर। चलिए, अब सेट बी है, ध्यान रखना, आप अपने क्वेश्चंस मैच कर लेना। आपका सेट ए था, सी था, डी था, उसके अनुसार आप अपने सेट देख लीजिएगा। मेरा काम है आपको बस क्वेश्चन का सही आंसर बताना। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, देखिए भाई, सबसे अच्छी बात क्या रही कि जो 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 2019 से चलते ही आ रहे हैं, वो अभी खत्म नहीं हुए, लगातार आए जा रहे हैं, वो इस बार भी आए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम था, 10 ही रहे। तो चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, हमें एक वर्ड अंडरलाइन करके दिया होता है और हमें ये बताना होता है कि वो किस वर्ड क्लास का है, उसकी कैटेगरी क्या है, क्या वो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, वर्ब है तो कौन सी वर्ब है, प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है, ये सब। ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे। कंसिक्वेंटली पहला सवाल, आई होप आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, पहला सवाल है कंसिक्वेंटली को अंडरलाइन किया गया है। कंसिक्वेंटली यहाँ पर क्या है? कंसिक्वेंटली यहाँ पर एडवर्ब है। कैसे मैम? देखिए, कंसिक्वेंट क्या है? नाउन, सॉरी एडजेक्टिव। कंसिक्वेंट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में अगर एलवाई जोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स एडवर्ब। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे फ्रेंड, जैसे फ्रेंड में अगर मैं एलवाई जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा? आपका एडजेक्टिव। ठीक है, वो नाउन में एलवाई जोड़ा है, वो किस में जोड़ा है? नाउन में एलवाई। तो नाउन में एलवाई जोड़ने पे तो एडजेक्टिव बनता है, लेकिन एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से क्या बनता है? एडवर्ब। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दिया तो वो बन जाएगा एडवर्ब। सो कंसिक्वेंट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई एडवर्ब, तो इसका सही आंसर है एडवर्ब। नेक्स्ट, हिज ओनली आंसर, आंसर क्या है हमारा? नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे
आंसर हमारा क्या है, नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो आंसर इज बी। बहुत सारे बच्चों को डिटर्मिनर भी लग रहा था, नहीं, देखिए एडजेक्टिव से ही निकला है डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर से निकले हैं आर्टिकल्स। तो बाप तो सबका कौन है, एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। आंसर इज बी। टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज इन्फिनेटिव वर्ब। ये हमारी क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। समझ आया। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड। सो 2+V1, 2+V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव। I want to leave, I want to come, I want to study, I want to go. So to go, to study, ये सब क्या है, infinitives. I didn't tell him anything except that. Except या तो preposition होती है और या conjunction होता है। Except या तो preposition होती है या conjunction होता है। अगर ये preposition होता except, तो इसके तुरंत बाद, ये क्वेश्चन एनडीए में आया था पिछले साल नहीं, इसी साल की अप्रैल एग्जामिनेशन में, और मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को बताया भी था कि एनडीए का सवाल भी सीडीएस में रिपीट हो सकता है। डोंट थिंक कि एनडीए तो फॉर 12th लेवल तो नहीं आ सकता ना, ठीक है। अब एक्सेप्ट कैन बी प्रेपोजिशन, कैन बी कंजंक्शन। तो अगर बाद में पूरा सेंटेंस लिखा है तो वो प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन या प्रोनाउन ओनली। सो इसलिए यहां पर हमारा क्या है, कंजंक्शन। इतनी चीज समझ आई। ओके, आगे चलते हैं। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। तो यहाँ पे हिज क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे हिज क्या है, हमारा प्रोनाउन। आप साथ साथ सही आंसर्स मार्क करते रहना अपने क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आई हैव टू इरेज दिस, क्योंकि जैसे ही स्क्रॉल अप डाउन करूंगी तो ये यहाँ पे एनोटेशंस कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो हिज कैन बी प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी मैं ये बोलती हूँ माई क्लास, हिज क्लास, योर क्लास, ठीक है, हिज बुक, हर नोटबुक, तो ये सब क्या होते हैं, पोजेसिव, क्योंकि हम अधिकार दर्शाते हैं, ठीक है। माई चैनल, ठीक है, योर बैग, ठीक है, हिज हाउस, हर कार, ठीक है। वी आर शोइंग व्हाट, अधिकार, पोजेशन। तो पोजेशन से बना पोजेसिव, ठीक है। तो पोजेसिव है, लेकिन असलियत में इसका आंसर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए था। बट सीडीएस की ये बहुत खास बात है और हटके बात भी है कि एक आधे आंसर को ना सीडीएस ऑप्शन कोई सही होता नहीं है, पर हमें कभी एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि जबरदस्ती हमें वो मार्क करना पड़ता है सीडीएस के अकॉर्डिंग। आंसर तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सीडीएस तो अपनी गलती मानने से रहा, तो आपको सीडीएस के अनुसार ही आंसर कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्लास बाद में क्या है, नाउन है, बाद में क्या है, नाउन है, तो पहले पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं, पहले वाला फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन से पहले प्रोनाउन कैसे आ सकता है, ठीक है। सो दैट शुड हैव बीन पॉजिटिव एडजेक्टिव, बट इट वाज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। व्हाट वाज गिवन, पॉजिटिव, एंड वी took the word possessive, hence we take the possessive. The mighty river, river is noun, noun को qualify करने वाला is adjective, ठीक है, answer is adjective. The money which one earns is not the money for himself, himself, herself, yourself, ये सब क्या है, ये सब है हमारे, बोलो भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। भले ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूरा ना लिखा हो, पर हमें जो चीज चाहिए थी वो हमें मिल गई, प्रोनाउन। द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, तो शुड इज हेल्पिंग वर्ब एंड बी इज मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब, आंसर इज बी। तो 9 क्वेश्चंस तक सॉल्व हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे। सेट बी लेके मैं चल रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा कौन सा सेट है। ओके, 5th और 10th बचा है, ठीक है। देयर आफ्टर का मतलब होता है आफ्टर दैट, ठीक है। शी मैरिड एट 18 एंड गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर, 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और उसके तुरंत बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। तो देयर आफ्टर यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, एडवर्ब। शॉर्टली क्या है मैम, दैट इज ऑल्सो एडवर्ब, दैट इज ऑल्सो एडवर्ब, क्योंकि शॉर्ट इज एडजेक्टिव
और एडजेक्टिव में ly एडवर्ब, और मैम एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला भी एडवर्ब, यस दैट्स द ब्यूटी ऑफ एडवर्ब, इट कैन क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। सो यहाँ पे शॉर्टली और देयर आफ्टर दोनों एडवर्ब थे। द रिवर, नाउ एवरीबडी नोज, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन, ठीक है, सो दिस इज नाउन। नेक्स्ट आगे चले, 10 क्वेश्चंस तक हो गए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैसेज और पैराजम्बल्स, पैसेज और पैराजम्बल्स हम आगे करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। चलिए देखिए, ये यहाँ पर क्या है, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन, आई होप इट इज विजिबल ना, सबको विजिबल तो होगा, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट, हमें एक वर्ड मिल गया नियरेस्ट, बस हमारा काम खत्म, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग। कैंटेंक्रस, ये आप लोगों को मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी अपने करवाया हुआ है, और ऑनलाइन अगर आपने मेरा 401 का सिनोनिम की सीरीज देखी होगी उसमें भी है ये, इंग्लिश विद नेहा मलिक पे भी, ठीक है, या हमने मॉक टेस्ट लगाए होंगे उनमें जरूर होगा। कैंटेंक्रस का मतलब होता है झगड़ालू, तो इसका बेस्ट नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा, इल टेम्पर्ड, झगड़ालू। पर्नीशियस इज हार्मफुल, तो यहाँ पर आंसर इज ए, ठीक है। वर्बोस का मतलब होता है टॉकेटिव, आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी टॉकेटिव व्हाइल राइटिंग, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना यहाँ पर टॉकेटिव जैसा वर्ड तो था नहीं मैम ऑप्शन में, एग्जैजरेट, शॉर्ट, इनफॉर्मल, सक्सिंक्ट। देखिए शॉर्ट और सक्सिंक्ट का मतलब एक ही है, संक्षेप में, और एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। तो जब हम ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो टीचर ने भी हमें एडवाइस दी कि लिखते समय ज्यादा एक्सेसिव वर्ड्स का यूज ना करें, ठीक है। तो समझ गए, वर्बोज इज टॉकेटिव, बट टॉकेटिव वाज नॉट इन द ऑप्शन, सो वी हैड टू फाइंड अ सिमिलर मीनिंग। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा एग्जैजरेट। ओके, 5 सिनोनिम्स आए थे, 3 हम कर चुके हैं। द एक्टर नरेटेड, इसे हम हटा देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वॉइस, रेजोनेंट का मतलब होता है डीप, ठीक है। नेक्स्ट, they were fed up with his doltish behavior, doltish means stupid, foolish behavior, ठीक है। तो इसका सही आंसर है imbecilic, आंसर इज बी। यहां तक हुआ, 15 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसे रिमूव करते हैं, ये देखते हैं। अब अभी हमने पैसेज वगैरह छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। एनार्किज्म, एनार्किज्म का मतलब, देखिए इस सेक्शन को, ये भी एक अच्छा सेक्शन था, इस सेक्शन को मैंने क्या नाम दिया है कि पॉसिबल आंसर्स ऑफ अ सिंगल वर्ड। ये न्यू सेक्शन है, वोकैबुलरी तो है लेकिन वोकैबुलरी को सीडीएस ने अलग तरीके से पूछा है कि वेरियस पॉसिबल आंसर्स ऑफ अ सिंगल वर्ड। सो एनार्किज्म दिया हुआ है, अब इसके 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर बताना है एक सही, दूसरा सही, दोनों सही, या कोई भी सही नहीं, है ना। तो देखिए एनार्किज्म का मतलब लोग समझते हैं अनार्की, ठीक है, अनार्की से बना है एनार्किज्म। लोगों का ये सोचना है कि अनार्की बोले तो अस्त व्यस्त, ठीक है। एक बार आपको इंसिडेंट याद भी हो कि भाई आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट लीडर, कि उसने अपने आप को अनार्किस्ट बोला था, तो सबने कहा था यार ये तो अनार्किस्ट कह रहा है अपने आप को, यानी इसको तो हो हल्ला पसंद है। बट देन ही एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ अनार्किस्ट एज वेल, दैट अनार्किस्ट इज द one who doesn't believe in government, who is with absence, who is with the idea of absence of government, कि absence of government means anarchy, ठीक है। not कि हम chaos फैला रहे हैं, कि हम ये चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, कोई भी एक अथॉरिटेटिव ना बैठा हो, राइट।
तो anarchy is only absence of government. Answer must be one only. प्रिस्टीन, कोई चीज आपको प्रिस्टीन कंडीशन में मिली, एकदम फ्रेश कंडीशन में मिली, यानी जैसे आपने मान लीजिए कोई कैमरा लिया, ठीक है, और वो कैमरा जब आपने बेचा तो दूसरे वाले को वो कैमरा वैसे ही रिसीव हुआ जैसा पहले वाले ने खरीदा था, तो वो कहेगा यार मुझे तो एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में मिला है, एकदम फ्रेश कंडीशन, एकदम ओरिजिनल कंडीशन जो इसकी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दी ओरिजिनल कंडीशन। ओके, सो यहां पर भी हम जाएंगे वन ओनली, यहां पर भी हम जाएंगे वन ओनली दिस ऑप्शन की तरफ। एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी के दोनों मतलब सही हैं। एनॉर्मिटी का ये मतलब भी होता है कोई चीज बहुत सीरियस है, ग्रेव है, ग्रेव का मतलब भी क्या होता है, सीरियस, मतलब कि मान लीजिए कोई ट्यूमर है, या तो वो बिनाइन होगा, माइल्ड, और या फिर वो सीरियस टिश्यू होगा उसके अंदर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या, एनॉर्मिटी, सीरियसनेस, ठीक है। एबॉमिनेबल क्राइम और सिन, मेरियम वेबस्टर पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये बताएगा कि इमोरल एक्ट को भी हम एनॉर्मिटी बोलते हैं। इमोरल एक्ट मतलब अनैतिक, जो आपने अनैतिक कोई एक्ट किया, कोई एक्शन किया, ठीक है, जो कोई पाप था जो एथिक्स में नहीं आता था। तो एबॉमिनेबल का मतलब होता है घृणित, which is very similar to immoral, which is very similar to immoral, ठीक है। तो इसमें both 1 and 2 are correct. Next, quotidian. Quotidian means something that happens daily, something that happens every day. कोई चीज जो रोज लगातार होती है उसे बोलते हैं quotidian, ठीक है। अब यहां पर किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर होगा neither 1 and 2. यहां तक समझ आ रहा है, बोलिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 30, ये जो मैं सेक्शन आपके सामने अभी डिस्कस कर रही हूं, इस सेक्शन के 10 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इमिलेट, क्या बोलते हैं, इमिलेट। इमिलेट का मतलब दिया हुआ है टू, यहां पर इसका आंसर आपने कर लिया, नाइदर 1 and 2 था इसका आंसर, नाइदर 1 and 2, और उसका था बोथ 1 and 2। एमिलेट का मतलब क्या होता है, किसी को जला देना, भस्म कर देना, ठीक है, और या फिर किसी की बलि दे देना, सेक्रीफाइस कर देना किसी को, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बोथ 1 and 2। इज दैट क्लियर, समझ आया भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। 31, चलिए, मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, ठीक है, ठीक है। मिनिमाइज योर हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कट डाउन, ठीक है, उसे किसी स्मॉल लेवल पे, स्मॉल डिग्री पे लेके आना, ठीक है, क्वांटिटी या फिर उसकी अमाउंट को कम करना, मिनिमाइज, ठीक है। मिनिमाइज का मतलब एक्सपेंसेस को भी कम करना हो सकता है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में रिड्यूस एक्सपेंसेस था, ऊपर वाले में था रिड्यूस समथिंग टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, आंसर मस्ट बी बोथ 1 and 2। डिफाई, डिफाई का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है DEFI, डिफाई, वो अलग चीज है, ये है DEIFY, इसमें आई भी दे रखा है, DFI, ठीक है। तो DFI का मतलब होता है किसी को गॉड की तरह ट्रीट करना शुरू कर देना, ठीक है, मतलब भगवान ही मान लेना, टू ट्रीट समवन एज गॉड, टू वर्शिप समवन और समथिंग एज गॉड। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड दैट इज 2, ठीक है। तो इसका आंसर है 2 ओनली। टू ट्रीट समवन इन हाई ऑफिस विद अटमोस्ट रेवरेंस, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अटमोस्ट रेवरेंस का मतलब माना कि आदर है, माना, रेवरेंस का मतलब इज टू शो रिस्पेक्ट, बट यहाँ DFI में ये जरूरी है भगवान की तरह उसकी पूजा अर्चना करना, ठीक है, नॉर्मल रेवरेंस नहीं। नेक्स्ट, रेकॉन्टियर। रेकॉन्टियर मतलब होता है जिसके पास एक बेहद खूबसूरत आर्ट होती है, किस चीज की,
कोई कहानी सुनाने की, वो कहानियों को इतने हिस्टीरिकल वे में या इतने जैसे बहुत ही सामने वाला बहुत कैप्टिवेटेड रहे, सामने वाला बहुत ही अटेंटिव रहे आपकी चीज़ को सुनने के लिए। आप चाहे कितनी ही बोरिंग स्टोरी सुना रहे हो, बट आप में वो कला है, आपको उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो और सामने वाला मस्ट बी कैप्टिवेटेड। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रेकॉन्टियर, यानी वो इंसान जिसमें वो आर्ट है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग वाली। तो आंसर मस्ट बी ओनली द फर्स्ट वन। इमैस्कुलेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर बनाना, किसी चीज को कमजोर बनाना। यहां पर कोई भी ऑप्शन वो नहीं था, यहां पर कोई भी ऑप्शन कमजोर बनाने वाले से रिलेटेड नहीं था, नाइदर 1 and 2। नेक्स्ट आगे बढ़ें भाई। पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्टरबेंस, चाहे वो मेंटल डिस्टरबेंस हो, चाहे किसी सिस्टम में कोई भारी भारी का मतलब बाहरी हाउ हाउ वुड आई डिस्टिंग्विश बिटवीन भारी एंड बाहरी? ठीक है, जो बाहर से आउटसाइड कोई इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, किसी सिस्टम, कोई सिस्टम रन कर रहा था और आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से वो क्या हो गया, पर्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और जब मेंटली भी आप किसी तरह से पर्टर्ब है यानी डिस्टर्ब है, एंग्शियस है, तो आंसर बोथ एंड 1 2 आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों सही हैं। आई होप स्लाइड्स विजिबल होंगी। बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी तो मैं जानती हूँ नहीं हो पाएगी बिकॉज दिस इज PDF, बट मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, काम चल सकता है। नेक्स्ट, तो ये सारा सेक्शन आपका खत्म हो गया। इसका नाइदर 1 and 2 था। चलिए ओके, अब ये देखिए ग्रामर, ग्रामर का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, यहां पर कुछ अंडरलाइंड वर्ड्स हैं जो कि या तो कोई कंजंक्शन है या वर्ब है या प्रेपोजिशन है, और आपसे ये उम्मीद की गई है कि आपको, ये पिछले साल भी था, ये चीज नई नहीं है, पिछले साल का मतलब पिछली बार यानी 21 अप्रैल को भी, ठीक है, कि भाई बिटवीन एमंग करके अंडरलाइन कर रखे थे, तो बताओ कहाँ बिटवीन सही लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा हुआ है, वही चीज है। अब देखिए इन स्पाइट और डिस्पाइट दोनों प्रेपोजिशंस हैं। अब मुझे पता है इन स्पाइट के बाद ऑफ लगता है और डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, तो दोनों ही क्या हैं, गलत हैं, नाइदर 1 nor 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इमनेंट, व्हाट इज इमनेंट? इमनेंट मींस इनहेरिटेड। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स इज इमनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स एमिनेंट है, इनहेरिट है, जो कि सही है, यानी इंक्लूड किए गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दे इनवाइटेड एन इमिनेंट पर्सन एज द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट। इमिनेंट पर्सन कुछ नहीं होता, एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट बोले तो प्रसिद्ध, तो यहाँ पे इमिनेंट वर्ड रॉन्ग था हमारा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एमिनेंट, दैट शुड हैव बीन एमिनेंट, बट एमिनेंट था नहीं, तो ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 40, you have been frivolous, frivolous means crazy, okay, whereas का मतलब जबकि, तुम तो क्रेजी रहे हो जबकि मैं सीरियस रहा हूं, तो whereas कंजंक्शन बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। द डिफिकल्टी सीम्ड इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है कि उनको ओवरकम करना बहुत मुश्किल था, ठीक है, कि डिफिकल्टीज कैसी दिख रही थी कि मानो कि उनको ओवरकम नहीं कर सकते। nevertheless is what? It is an adverb also, it is conjunction also, ठीक है, इसका मतलब होता है बावजूद इसके। The difficulty seemed insurmountable, okay, nevertheless the courage to carry on was undaunted, undaunted का मतलब होता है निडर, ठीक है, भले ही डिफिकल्टीज कितनी मुश्किल दिख रही हो, लेकिन जो करेज, जो साहस था उनसे लड़ने का, वो मतलब एकदम ही
निडर पक्ष के रूप में था। तो यहाँ पर नेवरदलेस भी क्या दर्शाता है, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स को, अपोजिट स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। समझ आया भाई, आगे चलें। ओके, आई सॉ नंदिनी while she was waiting for the bus, during she was waiting for the bus, on she was waiting for the bus, for she was waiting for the bus। देखिए भाई, मैंने नंदिनी को देखा किस समय, तो while का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो साइमल्टेनियस सेक्शंस की बात हो रही हो। जैसे अगर मैं कहूं I was teaching while he was laughing, ठीक है, या I was in Mumbai while he was in दिल्ली। तो जब भी हम दो साइमल्टेनियस एक्शंस की बात करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वाइल का। तो मैंने नंदिनी को किस समय देखा, दूसरा एक्शन कौन सा चल रहा था, तो यहाँ पे आएगा शी वॉज वेटिंग फॉर दी बस, उस समय देखा। वाइल इज करेक्ट। दिस सॉस हैज टू बी यूज्ड, ये सॉस कब तक यूज कर लेनी है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, 23 सितंबर, तो तब तक ये यूज हो जानी चाहिए बाय। सही है। आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, मैं इस रिपोर्ट पे काम कर रहा होऊंगा। ड्यूरिंग के दौरान, सिंस कब से, ठीक है, अंटिल उस समय तक, तो 10:30 तक, रात के 10 बजे तक मैं इस रिपोर्ट पे काम कर रहा होऊंगा। आंसर इसका क्या है, अंटिल। सेट बी है, अपने अनुसार, अपने सेट के अनुसार आप आंसर्स चेक करते रहना, ठीक है। हो सकता है आपके सेट में ऑप्शंस पैरा जम्बल्ड हो, सेट ए सी डी में, या ये क्वेश्चन जो 42 है वो कहीं और हो, ठीक है, या प्रेपोजिशन डिटर्मिनर का ये दूसरा क्वेश्चन ना हो के 8वां क्वेश्चन हो, तो ये चीजें चेक कर लीजिएगा। आई हैव लिटिल एनर्जी, लिटिल एनर्जी मतलब ना के बराबर। आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ना के बराबर एनर्जी बची हुई है काम करने के लिए। फ्यू और मैनी तो काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, जबकि एनर्जी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। पहले यहां देख लेते हैं 46। मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, इनमें से ज्यादातर ऑफिसर्स काफी अच्छे रूप से ट्रेन किए गए हैं। आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट, द डेंटिस्ट क्यों आया, हम डेंटिस्ट को जनरलाइज के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ द मदर शुड बी ट्रीटेड एज गॉड, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ एक पर्टिकुलर मदर की बात नहीं हो रही, considering every mother. Similarly, I don't like going to the dentist means not a particular dentist but considering every dentist. तो दा का इस्तेमाल in the consideration of whole भी किया जाता है, ठीक है। Okay, answer is they place the African elephant in their endangered list. Endangered मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं, तो उन्होंने अफ्रीकन एलिफेंट को किस लिस्ट में रख दिया, endangered species की लिस्ट में। Okay, the travel industry, which industry, the travel one. Here the has been used for specific, here the has been used for specific, मतलब यहाँ किस इंडस्ट्री की बात हो रही है, ट्रेवल वाली इंडस्ट्री जो है, ठीक है, तो यहाँ इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करने के लिए द आया है, जबकि वहां जो द आया था वो सभी डेंटिस्ट के लिए आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। I had any trouble, some trouble, few trouble, all trouble finding the house। तो अब आप मुझे ये बताइए ट्रबल कैसा नाउन है, ट्रबल इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं फ्यू का इस्तेमाल तो नहीं करूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर एनी आता है या तो नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ना तो ये नेगेटिव है ना ये इंटेरोगेटिव है। ओके, सम, आई हैड सम ट्रबल, मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। सम कैन बी यूज्ड विद बोथ, सम दोनों के साथ यूज हो सकता है, काउंटेबल के साथ भी और हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। समझ आ रहा है भाई, बोलो। ओके, यस, शी इज डैश एमपी फ्रॉम राजस्थान। एमपी किसका साउंड आ रहा है, ए, दैट इज वाउल साउंड, और वाउल साउंड के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, शी इज एन एमपी फ्रॉम राजस्थान। आगे चलते हैं। अब आ गए हैं आपके स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको याद हो हमने सबसे पहले क्या किए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सिनोनिम्स किए, सिनोनिम्स के बाद हमने वर्ड्स विद हैविंग पॉसिबल मीनिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर किया ग्रामर वाले वर्ड्स का यूज कैसे किया गया है, एक सही है, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी सही नहीं है ये, ठीक है। ये प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स। आगे आ जाते हैं स्पॉटिंग एरर पे। स्पॉटिंग एरर भी बहुत इजी था। देखिए, एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शंस, बहुत ही इजी सवाल। हर वो चीज जो हुई वो मेरे कारण की या मेरे एक्शंस की वजह से हुई। हर वो चीज जो हुई, तो जो यानी डेफिनेट कर रहा है, और डेफिनेट के लिए यहाँ पर व्हाट नहीं, क्या आना चाहिए, एवरीथिंग दैट हैपेंड। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये सही किया होगा। सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ लोग अच्छा लिख सकते हैं, और कुछ अच्छा वाइल, या कुछ अच्छा नहीं। तो कुड का अपोजिट क्या होगा, कुड का अपोजिट होगा कुडंट। सम पीपल कुड राइट वेल, अच्छा लिख सकते थे, जबकि कुछ नहीं। तो कुड का अपोजिट क्या होगा, कुडंट। तो यहां पर किस पार्ट में एरर है, यहां पे आपका है सी पार्ट में एरर। आंसर इज इन सी। The police are working hard until they are able to arrest the culprits. पुलिस मेहनत कर रही है। कुछ बच्चों ने फट से इसको पता है क्या किया, यहाँ पे इज किया कि पुलिस इज कलेक्टिव, और इसलिए इज आएगा सिंगुलर वर्ब। नहीं 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 नहीं, इन ब्रिटिश इंग्लिश पुलिस इज स्टिल बीइंग यूज्ड एज प्लूरल नाउन। सो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आर बिल्कुल सही है, ठीक है। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। अंटिल का मतलब होता है उस समय तक। पुलिस मेहनत कर रही है जब तक वो कल्प्रिट्स को ढूंढ नहीं लेती। पुलिस मेहनत कर रही है जब तक वो कल्प्रिट्स को ढूंढ नहीं लेती। तो नहीं किस में छुपा हुआ है, अंटिल में। सब कुछ तो सही था, इसका आंसर है नो एरर। Since he was going to live in South Korea for some time, he thought he should learn something about their culture. साउथ कोरिया में वो शिफ्ट होने वाला था। साउथ कोरिया क्या है, कंट्री है। कंट्री है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। इट्स कल्चर, आंसर क्या हो गया, सी। द कंपनीज फेनोमिनल सक्सेस आर लार्जली ड्यू टू, यहाँ आर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, इज। क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी हमारा सिंगुलर है, ठीक है, कंपनी हमारा क्या है, सिंगुलर। आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु। बेटा एम ओनिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई, बिकॉज ओन इज स्टेटिव वर्ब। कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ, स्टेटिव वर्ब अपने साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाती। तो आई ओन। चलिए, अ बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। आंसर इज सी, ए, बी। चलिए, ठीक है, मैच करते रहिएगा, क्योंकि एनोटेशंस डिलीट हो जाते हैं जब मैं जैसी ही दूसरी स्लाइड पे जाऊंगी, या इसको भी स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक्स, यहाँ पे जिनकी किताबें, हुज बुक्स, ठीक है, अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं थी। आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक। देखिए भाई, आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक आउट इन हाइव्स। ब्रेक आउट इन हाइव्स का मतलब क्या होता है, जो पूरे शरीर पे, ठीक है, कहीं पे भी बॉडी पे जो स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, कुछ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो चाहे आपने कुछ खाया हो या आपने कुछ चीज टच की हो, उसकी वजह से बॉडी में जो भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ, उसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, ब्रेक आउट इन हाइव्स। ब्रेक आउट इन हाइव्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैम सी पे मार्क करें या बी पे, सी पे, क्योंकि ब्रेक तक तो ठीक था, लेकिन इनके साथ आउट आना चाहिए था, तो इनसे पहले आउट लिखना चाहिए था। आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू कुक डिनर, या तो विकास या उसके दोस्त, या तो विकास या विकास के दोस्त। अब आप मुझे ये बताइए, और के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स। तो और, नॉर या बट ऑल्सो, आइदर और का पेयर, नाइदर नॉर का पेयर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर। इनमें जो और, बट ऑल्सो, नॉर के बाद सब्जेक्ट आता है, तो और के बाद हिज फ्रेंड्स है, और के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स।
तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर गोइंग। तो आंसर इज इन सी। हो गए भाई आपके एरर स्पॉटिंग भी। ठीक है, अब इसमें कहा एक ही जगह आज नो एरर आया था, वो था आपका वो पुलिस वाला केस। बाकी सब में एरर कहीं ना कहीं थे, क्योंकि नो एरर के जब ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, समझ रहे हो। चलिए भाई, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आई थी, ध्यान से देखिएगा। पिछली बार भी थे मैम ये तो वर्ड्स, लेकिन पिछली बार ना फॉरेन वर्ड्स थे, पिछली बार फॉरेन वर्ड्स को मैच दी कॉलम करना था। ठीक है, मतलब फॉरेन वर्ड्स जो हमें किसी दूसरी भाषा से इंग्लिश में मिले हैं, ठीक है, वो चैलेंजिंग था थोड़ा। ये बहुत इट वाज प्रीटी मच इजी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये एक साइड में दे रखे हैं गेम और ये उनके एरेना, ठीक है। अब बताइए भाई क्या हो जाएगा, टेनिस के लिए क्या होता है, टेनिस के लिए होता है कोर्ट, ओके। क्रिकेट के लिए पिच, तो गोल्फ के लिए गोल्फ कोर्स, रेस कोर्स, आपने ये मेट्रो स्टेशन में नाम भी सुने होंगे। तो ए का क्या है थर्ड, बी का क्या है टू, ओके। थर्ड और टू मिल गया, बाकी तो ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, ए। पूरा देखने की जरूरत ही क्या है कि भाई अब सी को भी देखेंगे, डी को भी देखेंगे, थ्री और टू और कहीं था ही नहीं। ओके नेक्स्ट, एनिमल और उनके साउंड। देखिए मंकी चैटरिंग करता है, ठीक है, चैटर करता है, तो सी का टू। ओके, एलिफेंट ट्रम्पेट करता है, ओके, ये उसका ट्रम्पेट एलिफेंट का साउंड है। तो बी का वन और सी का टू, बी का वन और सी का टू, ये दो ऑप्शन में है, बी का वन और सी का टू। ठीक है, चीता क्या करता है, चीता चर्प करता है, डी का थर्ड हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। समझ आया भाई, बोलो। और इसका सही आंसर हमने कर ही लिया था, ए। यहां तक कोई डाउट किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये विजिबल है अभी। 64, 65 स्पोर्ट एंड रिलेटेड वर्ड, ठीक है, टुशे बोलते हैं इसको। खो खो में चेजर होता है और कबड्डी में एंकल होल्ड होता है, ये आप सभी को पता होगा कि खो खो में चेजर और कबड्डी में एंकल होल्ड। तो सी का क्या है, फोर। सी का फोर कहाँ पे है, सी का फोर दो जगह है, ओके। और खो खो का चेजर बी का थर्ड, बी का थर्ड ये भी दो जगह है। अच्छा, फेंसिंग, फेंसिंग के लिए टूशे से ही लगाया है, ओके। और स्विमिंग में बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे ए का टू देख लेते हैं, तो ए का टू है इस इधर, ये भी हो गया। आंसर इज डी, क्लम्प ऑफ ट्रीज, ग्रास, ठीक है, श्रब्स। तो क्लम्प ऑफ क्या होता है, ग्रास, ए का हो जाएगा फोर। तो यहाँ दो ऑप्शन में फोर है, ओके। स्टैक ऑफ, स्टैक मीन्स पाइल, गट्ठड़, ठीक है, किसका, फायरवुड का, सी का टू, सी का टू। तो ये हो गया इसका आंसर डी। कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4। अब हम बढ़ते हैं एनिमल एंड ग्रुपिंग। अच्छा, फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कूल। फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कूल। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर। ए का फोर कहाँ है, दो जगह है, ठीक है, ओके। एंड फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक ऑफ, ओके। क्रॉस, क्रॉस के ग्रुप को हम यहां पर ए का होएगा फिश स्कूल, ओके। और आंट्स कॉलोनी, सी का वन, सी का वन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ना कि डी, ये गलत है। कॉलोनी ऑफ आंट्स, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, आंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉलोनी। इजी था, ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं। लेकिन फिश का स्कूल होता है, इस बच्ची ने फिश का फ्लॉक ऑफ कर रखा है, नहीं। तो ए का मस्ट बी फोर, ठीक है, एंड सी का मस्ट बी वन। चलिए, तो आंसर इज बी। दिस इज बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे ये, बहुत इजी,
ठीक है, बच्चों को पता नहीं इसमें क्या डिफिकल्ट लगा, ठीक है, कि मैम कुछ बहुत अलग सी चीज आई थी, ठीक है। और जिन बच्चों ने एक बार, जिन बच्चों ने गिव अप नहीं किया, एक बार देख लिया, इंस्ट्रक्शन देख लिए कि अप्रोप्रिएटली कंबाइंस बोथ दी सेंटेंसेस, यानी आपको सेंटेंस को, ठीक है, ये सेंटेंस दे रखा है और फुल स्टॉप के बाद इसे कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के लिए क्या होता है, फुल स्टॉप के बाद इसे कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंबाइन करने के लिए हम लगाते हैं कंजंक्शन, ठीक है, यानी कनेक्टर, जोड़ना है, एक सेंटेंस दे रखा है उसे जोड़ना है। He was adamant about refusing the honor bestowed upon him. He did not trust the credentials of the organization that intended to recognize the contribution. यानी उसने ना, जो उसे ऑनर दिया जा रहा था, ठीक है, उसे कोई सम्मान दिया जा रहा था, वो उसने लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया ना, क्यों, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं था क्रेडेंशियल्स पे ऑर्गेनाइजेशन के, तो बिकॉज चाहिए हमें। मैम ड्यू टू का मतलब क्या होता है, ड्यू टू का मतलब भी मैम बिकॉज होता है, मैम ड्यू टू का मतलब भी बिकॉज होता है, बिकॉज यहाँ पे भी है, और मैम सिंस का एक मतलब बिकॉज भी होता है, व्हेनेवर तो नहीं आएगा। अच्छा, एज का मतलब भी तो बिकॉज होता है, As I was hungry, I ordered something on Zomato. चूंकि मुझे भूख लगी थी, मैंने Zomato पे कुछ ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तो as का मतलब भी क्योंकि और because का मतलब भी क्योंकि, तो ये दो वर्ड्स एक साथ तो नहीं आएंगे, गया, ठीक है। ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है, ना कि कंजंक्शन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन, सेंटेंस नहीं आता। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन था ना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दैट वाला, मैंने कहा था एक्सेप्ट प्रेपोजिशन भी होती है और एक्सेप्ट कंजंक्शन भी, लेकिन चूंकि यहाँ पर अगर पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है तो फिर वो एक्सेप्ट दैट क्या होगा, कंजंक्शन, करा था ये अभी स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही ड्यू टू, ड्यू टू के बाद क्या होगा बेटा, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, पर यहाँ पूरी स्टेटमेंट लिखी है, तो यानी ये भी गलत। अच्छा, whenever तो पहले ही गलत। अब since का एक मतलब क्या होता है, because भी। I didn't go to school since it was raining. मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। आंसर है सी। बहुत आसान, फ्री के मार्क्स थे ये। चलिए अब आगे आते हैं, एक जो इसके सामने है ये देख लेते हैं। He pledged to donate his body parts. उसने ये प्लेज लिया कि मैं अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर दूंगा। ही वॉज हिमसेल्फ द बेनिफिशियरी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन उसने तो मतलब ये प्लेज लिया ये जानते हुए भी कि वो खुद एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड है, उसमें खुद ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए गए हैं। ओके, तो यहां पर देखिए दो का मतलब होता है बावजूद इसके। He pledged to donate his body parts though he was himself the beneficiary of organ transplantation. Answer is A. दो means के बावजूद, THOUGH, बाकी सारे ऑप्शंस आप देख लीजिएगा गलत हैं, ठीक है। He was adamant to undertake the journey to hills he had promised to visit his school. अब इनको डिलीट कह रही हूँ, इरेज कर देते हैं। दो ही क्वेश्चंस हुए ना अभी इसमें, हाँ, पहले 67 देखते हैं। He undertook the difficult task. He did so, albeit the fact that he did not have any spare time. उसने difficult task लिया, accept किया challenge, okay, बावजूद इसके कि उस पे खाली समय नहीं था, बावजूद इसके कि उसके पास इतना समय नहीं था, तब भी उसने difficult task लिया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिकॉज है, उसने डिफिकल्ट टास्क लिया क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, ये तो कोई सेंस नहीं बनी, ठीक है। उसने डिफिकल्ट टास्क लिया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, बावजूद इस फैक्ट के कि उसके पास टाइम नहीं था, तो बावजूद ये सेंस सही है। He was adamant to undertake the journey to the hills he had promised to visit his school. उससे वो बहुत जिद्दी था, मतलब उसने ये जिद लगाई हुई थी कि मेरे को हिल्स से ही जाना ना पड़े, भले ही हिल्स से जाना पड़े लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुका था कि वो स्कूल विजिट करेगा, ठीक है।
ही हैड प्रॉमिस टू विजिट हिज स्कूल, क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुका था कि वो स्कूल जरूर विजिट करेगा, इसलिए उसने इतना एडमेंट रहा कि मेरे को हिल्स से ही क्यों ना जाना पड़े। तो एक ना फोर, सिंस, एज, बिकॉज, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि ये जो चारों वर्ड्स हैं ये क्योंकि का काम करते हैं। मैम फॉर और सिंस तो कुछ और भी काम करते हैं, हाँ प्रेपोजिशन में उनका काम कुछ और होता है, लेकिन कंजंक्शन में इनका काम क्या है, क्योंकि। और जब ये प्रेपोजिशन में होते हैं फॉर और सिंस, तो उनका काम होता है से बताना। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2016, ठीक है। तो वहां सिंस और फॉर का मतलब होता है से, कब से काम कर रहे हो, और यहां पर फॉर का मतलब है क्योंकि, ठीक है। ही वॉज एडमेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू द हिल्स फॉर ही हैड, चूंकि वो प्रॉमिस कर चुका था, आंसर इज ई। ओके, तो 4 क्वेश्चंस हमारे हो गए। चलिए अब एक क्वेश्चन बचा है स्लाइड पे। He wrote the exam with the utmost confidence. He was grossly underprepared for the examination. उसने तो एग्जाम कतई कॉन्फिडेंस से लिखा, लेकिन बावजूद इसके कि वो तो यार अंडर प्रिपेयर्ड था। कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है ना, अपोजिट, विरोधाभास वाली स्टेटमेंट। तो या तो यहां पर क्या आएगा, या तो यहां पर आएगा ऑल्दो, या तो यहां पर आएगा ऑल्दो, और या यहां पर आएगा नेवरदलेस। लेकिन नेवरदलेस ना एक कॉमा लेके आता है, पहली बात तो नेवरदलेस एक कॉमा लेके आता है। दूसरी बात, अगर ऑल्दो भी हो और नेवरदलेस भी हो और कंजंक्शन की बात हो, तो ऑल्दो पे जाइएगा, क्योंकि नेवरदलेस एडवर्ब भी है। समझ आया? क्योंकि नेवरदलेस एडवर्ब भी है, तो आपको किस पे जाना है, आपको ऑल्दो पे जाना है, और नेवरदलेस अपने बाद में कॉमा भी लेता है, तो डी विल बी मोर एप्रोप्रिएट, कि ऑल्दो ही वॉज अंडर प्रिपेयर्ड, फिर भी उसने बड़े कॉन्फिडेंस से पेपर लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ये भी एक नई चीज थी, लेकिन इजी थी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। यहां पे क्या करना है, आपको वर्ड दे रखा है, आपको वर्ड दे रखा है, और आपको ये देखना है ये वर्ड ठीक है या इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस करूं। और अगर आपको लगे ठीक है, तो गो विथ नो इम्प्रूवमेंट। आपने कुछ कुछ चीजें देखा होगा कि कुछ कुछ चीजें तो बिल्कुल पुरानी हैं, एरर स्पॉटिंग, ठीक है, एरर स्पॉटिंग के अलावा प्रेपोजिशंस, डिटर्मिनर्स वो भी आते रहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी आते रहते हैं, सिनोनिम्स वो भी आते रहते हैं। हाँ, मैच लिस्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था इस बार, पर कितना इजी थे ना, ठीक है, कि ग्रुपिंग का नाम क्या है, साउंड कौन सा निकालता है, कौन सा जानवर, वो इजी था, ठीक है। ग्रामर में एमंग और बिटवीन को अंडरलाइन कर रखा है, या एमंग या एमिस्ट को अंडरलाइन कर रखा है, फिर बताओ, ठीक है, कि यहाँ एमंग और एमिस्ट दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2, ओनली 1 ओनली 2। ये कुछ चीजें हटके पूछी गई हैं, अलग तरह से पूछी गई हैं, बट मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए, सिमिलर मिसहैप्स आर कंटिन्यूअली हैपनिंग। हैपनिंग और अकरिंग एक ही बात है, और रिपीटिंग कंटिन्यूअली के साथ नहीं आता, तो यहां पर किसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। अब फिर भी हमें वेट करना होगा फाइनल सीडीएस की आंसर की का, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है कि आपके पास मोस्ट एक्यूरेट आंसर की पहुंचाई जाए, हवा हवा में, ये नहीं कि जल्दी में कुछ भी भेज दिया, ठीक है। सबसे सटीक, सबसे तेज होने के साथ साथ तो सबसे सटीक भी होनी चाहिए, सबसे सही भी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने ये लिखा है कि भाई सबसे तेज सबसे सही, क्योंकि सबसे सही में लोग, सबसे तेज में लोग सबसे सही आंसर की नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, तो आंसर मस्ट बी नो इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू मी, बट लेट्स वेट फॉर सीडीएस फाइनल आंसर की, कि वो अकरिंग तो नहीं देते हैं। देखो मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मैनिफेस्ट का मतलब शो करना, रिपीट कंटिन्यूअली के साथ नहीं आता, तो अकरिंग या नो इम्प्रूवमेंट, बट हैपनिंग और अकरिंग एक ही चीज होती है, ठीक है।
द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन सर्कम नेविगेटेड, सर्कम नेविगेट का मतलब ही होता है टू सेल अराउंड, उसमें अराउंड ऑलरेडी होता है तो कुछ नहीं आएगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं, ऑन अराउंड अबाउट कुछ नहीं आएगा. The principal of the school assembled the students and emphasized what, the importance. तो कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट. और वहां पे अराउंड गलत था इसलिए हम खाली सर्कम नेविगेटेड पे गए, क्योंकि सर्कम नेविगेट मतलब सेल अराउंड, फ्लाई अराउंड, उसमें ऑलरेडी अराउंड है. सेंटर्ड अराउंड का मतलब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. ठीक है. द ग्रुप वॉज एक्यूज्ड ऑफ बायस्ड पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन बिकॉज देयर एंटायर अटेंशन वॉज सेंटर्ड अराउंड देयर ओन प्रपोजल. उनका सारा ध्यान तो अपने प्रपोजल पर केंद्रित था. सेंटर्ड अराउंड एकदम सही फ्रेजल वर्ब है, नो इम्प्रूवमेंट. बढ़िया सवाल थे ये. ठीक है. ही क्लेम्ड दैट ही वॉज मियरली का मतलब यहाँ पर क्या है, ओनली. He claimed that he was only an uninterested participant in the negotiation. उसने ये क्लेम किया कि वो ओनली एक क्या है. देखो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी वो बातचीत जिसमें हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, कोई भी वो बातचीत जिसमें हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वी विल रीच आउट टू अ कंक्लूजन. अब अनइंटरेस्टेड का मतलब हो गया अनिच्छुक, कि वो he was showing lack of interest. बट आप एक पूरा सेंटेंस पढ़िए, उसने ये क्लेम किया, उसने अनाउंस किया कि मैं इसमें अनइंटरेस्टेड हूं. देखिए, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस्ड हूं, मतलब मैं पक्षपात नहीं करूंगा इस नेगोशिएशन में. तो ये चीज वो घोषणा करते हुए कह रहा है, I am the only one who is disinterested, means who is unbiased. So answer must be B. ठीक है, आंसर मस्ट बी B. ओके, समझ आया भाई? आगे चलें. बहुत सालों बाद कहते हैं ना कि भाई एकदम एक्टिव पैसिव तो आंखों से विलुप्त हो गए थे, ये तो सीडीएस की नजरों में एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए थे. बहुत सालों बाद एक्टिव पैसिव, थैंक गॉड मैंने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को एक्टिव पैसिव और नरेशन कराए थे कि भाई रिस्क नहीं लेते, सीडीएस है, कभी भी बाजी पलट सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, नरेशन तो नहीं पूछे गए, बट 2020-21 के बाद एक्टिव पैसिव अब आए हैं, और 20 से भी पहले कई 20 से भी 2 साल पहले आए थे. तो एक्टिव पैसिव को इतने ज्यादा कंटिन्यूअस नहीं रहे हैं. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड. ठीक है, क्योंकि एक तरह से सलाह है, एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए शुड वाला ऑप्शन वुड बी करेक्ट. शट द डोर, ठीक है, कमांड के लिए हम ऐसे भी बना लेते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, लेकिन वो था नहीं, तो लेट से बना लो, लेट द डोर बी शट. ओके. Sujata was advised by her mother, ठीक है, to carry an umbrella while stepping out into the rain. अब आप मुझे एक बात बताइए, was advised, मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि was advised यानी was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें किससे मिलता है, क्या एक्टिव में रहा होगा, एक्टिव में रहा होगा सिंपल पास्ट, एक्टिव में रहा होगा सिंपल पास्ट. बहुत बेहतरीन सवाल है ये, देखिएगा. और ऑनलाइन वाले बच्चों को, जहां मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ वहां मैंने, ठीक है, उस वहां पे मैं एसएससी वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वहां मैंने करियर विल पे ये बताया हुआ है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम हर मदर को पहले ला रहे हैं और दा मदर को भी पहले ला रहे हैं, भाई इतना तो पता है कि ये वॉज एडवाइस किससे आया है, सिंपल पास्ट से. किससे आया है, सिंपल पास्ट से. अब सिंपल पास्ट हमें दो जगह दे रखा है, एडवाइस्ड और यहाँ पे भी एडवाइस्ड है ना, ध्यान से सुनना. मैम यहाँ पे भी दे रखा है एडवाइस्ड, पर यहाँ तो सुजाता एडवाइस्ड, सुजाता ने एडवाइस नहीं किया था, एडवाइस तो मदर ने किया था, इस वजह से ये गलत है. तो या तो होगा आपका ए और या होगा सी. कुछ बच्चे सोचते हैं मैम हर मदर था तो हर मदर ऑब्जेक्ट था, अब इसे सब्जेक्ट बना देते हैं, हर मदर स्टार्टिंग में आ गया. नहीं,
यही तो चीज है, यही तो खेल है। इंट्रोडक्शन में आप हर मदर, लेकिन जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मदर ने सुजोता को एडवाइस दी, अरे उसकी किसकी ने? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हर मदर, ऑब्जेक्ट जो हर मदर था उसको डायरेक्ट पहले मत उठाइए, हर की जगह द मदर लगा लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। समझ आया अभी? चलिए, ओके। ही वॉज सेड टू बी अ गुड एक्टर, ही वॉज सेड, तो वॉज सेड से हमें पता चलता है कि कुछ सिंपल पास्ट में रहा है। ठीक है, वॉज सेड से हमें पता चलता है, क्योंकि सिंपल पास्ट से ही जो पैसिव वॉइस बनता है, सिंपल पास्ट से जो पैसिव वॉइस बनता है वो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। अब सिंपल पास्ट दे सेड भी है और दे सेड भी है, दो जगह सिंपल पास्ट है, लेकिन यहां प्रेजेंट कर दिया, ये गलत, बी। नेक्स्ट, हिज हेयर इज बीइंग कट, आई होप इट इज विजिबल। हिज हेयर इज बीइंग कट, बीइंग लगा हुआ है, बीइंग, क्या लगा हुआ है? बीइंग। अब हमें पता है कि बीइंग एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा? कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, बता रखा है, तो यहाँ पर रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अ प्रोफेशनल इज कटिंग हिज हेयर। ठीक है, समझ आया भाई? आगे चलें। ये है आपके पैराजम्बल। ठीक है, पैराजम्बल अभी बाद में करेंगे, पहले मेरी पूरी कोशिश है कि जो, देखिए पेपर अटेम्प्ट भी ऐसे ही करना होता है, ये नहीं कि एनालिसिस के वक्त ही, पेपर अटेम्प्ट भी ऐसे ही करना होता है कि जो आपको लग रहा है जिनको हम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, उनको पहले कर लीजिए, क्योंकि आपके पास लास्ट में ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरे पास अब यार काफी टाइम है ना। तो जो इजी क्वेश्चंस है उनको जल्दी टैप कर लो, और उससे ये होगा कि जो आता होगा आता होगा, नहीं आता होगा नहीं आता होगा, क्योंकि जो वो वन लाइनर टू लाइनर वाले वर्ड्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो बहुत इजी है, या तो आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब पैराजम्बल में आप थोड़ा एक काम और बढ़ जाता है, थोड़ा उनको अरेंज करना, सोचना, तो इसको हल्का सा हम बाद में रख देते हैं। चलिए, ये क्या है आपके? ये है आपके एंटोनिम्स। क्या है ये? एंटोनिम्स। तो इक्विवोकल, देखिए सेट बी में ये 101 पे है, सेट बी में, अब आप देख लीजिएगा जिनका सेट ए सी डी है उनके में ये कहाँ है। इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिगुअस, अनक्लियर, वेग, उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर। म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही, जो बगावत कर दे। सेडिशियस इसका सिनोनिम है, उल्टा क्या हो जाएगा? ओबीडियंट, आज्ञाकारी। ठीक है, हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट बेलिजरेंट, बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू, उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। ठीक है, ही वॉज एफ्यूजिव इन हिज प्रेज, एफ्यूसिव का मतलब क्या होता है? वेरी ओपन टू, ठीक है, वेरी एक्सप्रेसिव, और उल्टा क्या हो जाएगा? रेटिसेंट। ठीक है, आगे आते हैं। He is often accused of being iniquitous in his conduct. अच्छा, अब आप बताइए, इन इनिक्विटिस का मतलब क्या होता है? इनिक्विटिस का मतलब होता है जिसमें अवगुण हो। ठीक है, इनिक्विटिस, अवगुण वाला, और उल्टा क्या हो जाएगा? वर्चुअस। आंसर है सी। समझ आया भाई? बोलो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको सॉल्यूशन समझ आ रहे होंगे। वर्किंग इन डिम लाइट, अगर आप डिम लाइट में काम करते हो तो उससे क्या चीज होती है? आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स आई डिसीजेस, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है पसीना आना, ठीक है, और इरेडिकेट एलिमिनेट का तो मतलब ही एक ही है। ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार्स एंड हैज एन ऑपुलेंट लाइफ,
ठीक है, ऑपुलेंट मतलब रिच, रिच लाइफस्टाइल है, क्योंकि इतनी सारी स्पोर्ट्स कार्स हैं, तो ऑब्वियसली वो गरीबों वाली जिंदगी नहीं जी रहा होगा, ऑपुलेंट लाइफस्टाइल जी रहा है, रिच लाइफस्टाइल। ओके, दोस मेडिसिन्स, मेडिसिन्स क्या है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है विच या दैट, दैट ऑप्शन में नहीं था तो विच, दोज मेडिसिन्स विच आर यूज्ड। ओके, डैश इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव यहां क्या हो गया, एडजेक्टिव। चलिए आगे आ जाइए, शी सफर्ड एक्सक्रूशिएटिंग यानी एक्सट्रीमली पेनफुल, आंसर इज बी। समझ आया अभी, आगे चलें। ओके, ये क्या है भाई, इंस्ट्रक्शंस, अच्छा यही है, मतलब हमारा एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ग्रामर बेस्ड फिलअप्स है। फिलअप्स तो हैं, फिलअप्स तो मैम पहले भी आए थे, बट उसमें आपको ये बता दिया था कि या तो प्रेपोजिशन भरो या डिटर्मिनर, डिटर्मिनर बोले तो आर्टिकल्स और सम, फ्यू, मैनी, ठीक है, और प्रेपोजिशन बोले तो ऑन, एट, इनटू, ड्यूरिंग, बिटवीन, तो वो प्रेपोजिशन बेस्ड फिलअप्स थे। और ये जो फिलअप्स हैं इनमें कुछ वोकैबुलरी टेस्टिंग भी की हुई है, कुछ ग्रामर टेस्टिंग भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 111वां सेट बी का, द कंट्रीज पॉलिटिक्स, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। द कंट्रीज पॉलिटिक्स, ठीक है, यहां पर आएगा, आपको लग रहा होगा मैम ये तो इजी है, पॉलिटिक्स सिंगुलर वर्ड है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इज आता है मैम, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ इज तभी आता है जब वो किसी साइंस या स्टडी को दर्शाए। लेकिन अगर उसका मतलब पॉलिटिकल बिलीफ से है, विचारधारा से है, पॉलिटिकल व्यूज से है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो मैम प्लूरल वर्ब में तो यहाँ पे आर भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, चूंकि पास्ट का कोई रेफरेंस आगे दे नहीं रखा, सो बेटर ऑप्शन वुड बी आर, द कंट्रीज पॉलिटिक्स, यानी जो देश के राजनीतिक विचार हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्योंकि 10 पार्टी आपस में कॉम्पीट कर रही है। The job advertisement stipulates that the applicant must have 3 years experience, 3 साल का experience तो जरूरी है। Newspapers have reported heavy flooding in the coastal areas. The damage is expected to be extensive. डैमेज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत ज्यादा हुआ होगा, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इज एक्सपेक्टेड, शी इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड टीचर, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छी टीचर होगी, ठीक है। तो एक्सपेक्ट किया जाना, तो यानी हमें कोई बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर और थर्ड फॉर्म, तभी हम पैसिव बना पाएंगे। आंसर इज डी, द लोकल बैंक। बहुत बढ़िया सवाल था, इसको कुछ बच्चे गलत करके आए हैं। देखिए, द कंट्री the local bank was robbed by a group of men, the local bank was robbed by a group of men, 4 of these नहीं होगा, क्योंकि these मतलब कोई चीज आप आसपास दर्शा रहे हो, हैं? अच्छा, for whom गलत है, अब बचे 2, मैम 4 of whom या 4 of those, और बहुत सारे बच्चे से 4 of those मार के आए हैं। देखिए भाई, हम those कब लगाते हैं, those is demonstrative, जब हम इशारा करते हैं, 4 of those boys are making a noise, ठीक है, तो 1 of those boys is making a noise, तो जब हम those लगाते हैं उसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनमें से कुछ छांट रहे हैं। लेकिन यहाँ इशारा करने की बात ही नहीं थी, यहाँ तो ये बताना था एक बैंक को लूटा गया, उनमें से 4 हथियारों से लदे हुए थे, 4 of whom, yes this would be the correct answer। और whom का, of whom का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रीवियस हमने कोई ग्रुप को मेंशन किया हो, ठीक है। और 4 of those, 4 of these ये तब लगाते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर की तरफ इशारा कर रहे हो, यहाँ इशारे वाली बात नहीं थी। द कंट्री अंडरवेंट,
अंडरवेंट का मतलब होके गुजरी, किससे? बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस से। मैम हैड अंडरगॉन क्यों नहीं? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट ऐसे थोड़ा आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट तो तब आता है जब साथ में कोई एक और स्टेटमेंट सिंपल पास्ट की हो। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो कोई काम किसी चीज के पहले हुआ, यानी कोई चीज हुई उससे पहले कुछ हुआ, तो हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पास्ट परफेक्ट लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमें कोई दूसरा रेलिवेंट क्लॉज नहीं मिल रहा। चलिए अब आते हैं हमारे इडियम्स। देखिए एक सेकेंड, अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स। आप जितना किसी चीज को देख रहे हो यार, अब ये दूध कब उबलेगा, ये पानी कब गर्म होगा, ठीक है, हॉस्टल वाले बच्चे अक्सर रॉड लगा देते हैं और वेट करते हैं यार, अब देखो अब पानी गर्म हो गया क्या, देख रहे हैं बार बार वेट कर रहे हैं कब धुआं निकलेगा। तो वो चीज और टाइम खींचती है। आप ऐसे ही किसी ने मान लीजिए किसी का एकदम से फोन आ रहा होता कि भाई ठीक है, मैं, आप कुछ इंतजार नहीं कर रहे थे, किसी ने आपको इंस्टेंटली कॉल किया कि अरे यार मैं तो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो आप इतने बेचैन नहीं होंगे। पर आपको कोई बता देगा मैं 7:30 आऊंगा और आपको ये बात 6 बजे बता दी, तो आप बेचैन रहोगे। तो एक्सेसिव एंटिसिपेशन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना किसी चीज को, वो टाइम और खींच लेता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन। लुक टू योर लॉरेल्स, यानी जो आपकी पास्ट की उपलब्धियां हैं, ठीक है, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको, उन पे ध्यान रखो। ठीक है, क्यों? अगर आपने उन पे ध्यान नहीं रखा या और ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, तो मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं। समझ आया भाई? मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं। भाई कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोलगेट आया था तो कोलगेट बहुत फेमस हो गया, ठीक है, तो कोलगेट एक ब्रांड था, लेकिन लोग टूथपेस्ट को कोलगेट ही कहने लग गए। कोलगेट ने इस तरह से अपनी पब्लिसिटी की। पर कोलगेट अगर सुस्त बैठ जाए, ठीक है, अगर वो सुस्त बैठ जाए और वो सोचे यार चलो बस एक बार नाम कमा लिया, नहीं, पर मार्केट में तो और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, डाबर है, पेप्सोडेंट है, तो कोलगेट इज डूइंग व्हाट? कोलगेट इज लुकिंग अप टू इट्स लॉरेल्स, यानी और एफर्ट्स कर रहा है। अब उसमें भी आ रहा है कोलगेट विजिबल वाइट, ठीक है, या फिर कोलगेट आयुर्वेदिक। तो अपने अपने ब्रांड को बचाने के लिए और एफर्ट्स करना, अपनी उपलब्धियों को बचाने के लिए और एफर्ट्स करना। चलिए, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन, प्ले डेविल्स एडवोकेट, ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग देम टू परफॉर्म विद अ लॉट ऑफ स्किल्स, ठीक है, टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया। मतलब आप जानबूझ के ये दिखाते हो यार मेरे को तो ये आइडिया समझ नहीं आ रहा, मैं तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ताकि आप चाहते हो और इस पे डिस्कशन हो, ठीक है, ताकि आपको इसकी क्लैरिटी आपको मिले। कई बार हम सिर्फ इस वजह से किसी चीज को बेकार बता देते हैं या उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ताकि लोग उसको खुल के एक्सप्लेन कर पाए, ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा हो। ठीक है, बी इन दी सेम बोट, बी इन दी सेम बोट मीन्स बी इन सम, लाइक दो लोग हैं, दे आर इन दी सेम बोट, मतलब दे आर हैविंग अनप्लेजेंट टाइम्स टुगेदर, ठीक है, दोनों की जिंदगी में कुछ बुरा चल रहा है, दे आर फेसिंग ट्रबलसम सिचुएशन, टू बी इन दी सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन। ओके, टिल्ट एट विंड मिल्स, ठीक है, उन चीजों में टाइम वेस्ट करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। टिल्ट एंड विंड मिल्स, ये न्यू ईडियम है, आज से पहले कभी भी सीडीएस या एनडीए एग्जामिनेशन में नहीं आया, ठीक है। तो अब हमारी क्या क्या चीजें बची हैं वो देख लेते हैं। अब हमारे बचे हैं पैराजिम्बल्स, आवाज तो आ रही है ना? हेलो, हाँ, ठीक है, पैराजिम्बल्स बचे हुए हैं, ओके, और अनसीन पैसेज।
देखिए एक सेकंड, मैंने ये पेपर में सॉल्व किए हुए हैं। पेपर में देख लेती हूँ और कुछ चीजें तो नहीं बची हैं। एक्टिव पैसिव हो गया है, एरर स्पॉटिंग भी हो गया, एंटोनिम सिनोनिम, वर्ड इंप्रूवमेंट, ग्रामर इंप्रूवमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एनार्किज्म, ये सब भी हो गया। प्रिस्टीन, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ज्यादा चीजें नहीं रह गई है। अब आपका कहने का मतलब है कॉम्प्रीहेंशन रह गया है। कॉम्प्रीहेंशन इज योर रीडिंग एबिलिटी, एंड योर रीडिंग एबिलिटी ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन योर रीडिंग स्किल्स। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती। जितना आप चीजों को पढ़ोगे उतना ही आप जल्दी किसी चीज को, किसी रीडिंग वाले पार्ट को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन पढ़ने की हैबिट तो है नहीं, ठीक है। पढ़ने में कहाँ मन लगता है मैम, ये किताबें कोर्स की पढ़ी नहीं जाती तो एक्स्ट्रा किताबें कहाँ पढ़ें। लेकिन यूपीएससी वालों से तो उम्मीद की जाती है कि वो न्यूज़पेपर जर्नल्स पे जरूर कुछ ना कुछ समय तो बिताते होंगे। नहीं भी बिताते तो कोई बात नहीं, क्योंकि सीडीएस की एग्जामिनेशन कोई इतनी मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ना कोई इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती, ठीक है। बहुत स्मार्ट तरीके से खेलना आना चाहिए। पेपर को खेला कैसे जाता है, पेपर को खेलना ही नहीं लोगों को आता। लोगों को पता ही नहीं है कि किन चीज़ों को अटेम्प्ट करके भी मैं मेरिट में आ जाऊंगा, ठीक है। तो एक बार हम इस पे एक स्पेशल सेशन लेंगे कि जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सिर्फ इन इन चीज़ों को करके आप मेरिट में आ सकते हैं, ठीक है। जो बहुत ईजी चीज़ें हैं, जो थोड़ी मॉडरेट है, और जिनको आप छोड़ भी दोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस पर कभी और हम सेशन लेंगे। चलिए 81 देखिए। देखिए 81 का आंसर इस बच्चे ने सही लगा रखा है, PSQR। ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आपका शायद ऑलरेडी बहुत टाइम जा चुका होगा, आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी मैम आंसर बताओ, ठीक है। पर मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके भी बता दूं कि हवा में आंसर की फेंक दी नहीं। हम इसमें किससे स्टार्ट कर सकते हैं, या तो पी से या आर से। आर से स्टार्ट होगा नहीं, बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो पहली बात तो ये किस चीज के बैलेंसिंग की बात हो रही है और ये इसका सब्जेक्ट क्या रहा है, नहीं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि रेमिडियल रोल इन व्हाट, इन विच थिंग, इन एजुकेशन, तो क्यों और एस का पेयर बनेगा, सॉरी हमारा किसका पेयर बनेगा, क्यों। रेमिडियल रोल इन बैलेंसिंग और डेवलपमेंट इज the essence of human resource development is education which plays a significant and remedial role। अब significant भी क्या है, adjective, और remedial भी क्या है, adjective। तो adjective को adjective connect करेगा, significant भी क्या है, adjective and है, और and को adjective ही connect करेगा। तो यहाँ पर एस क्यू का पेयर बनेगा। एस क्यू का पेयर यहाँ भी था, यहाँ भी था, पर आर से शुरुआत नहीं हो सकती। आंसर इज ए। आंसर क्या है हमारा, ए। समझ आ गया। 82 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने वाला सवाल था, फिर भी बच्चों ने किया है जबरदस्ती। क्यों नेगेटिव में जाना यार, 0.33, ठीक है, आपका नेगेटिव जाता है, तो क्यों नेगेटिव खेलना है। ये मेरे ख्याल से छोड़ देने वाला सवाल था। मुझे इसका आंसर में ए और सी में कंफ्यूजन है। वी हैव टू वेट फॉर दी सीडीएस फाइनल आंसर की। ओके, अगर मैं आपकी जगह होती तो ये सवाल बिल्कुल छोड़ देती 82। नेक्स्ट, अब देखिए आर से या एस से, या तो आर से या एस से। अगर मैं मास कंजम्पशन एस से स्टार्ट करूं, मास कंजम्पशन एस के बाद आ रहे। अब कंजम्पशन के बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डायरेक्ट नहीं आ सकता, एस आर गया। मास कंजम्पशन आर एसेंशियल। अब कंजम्पशन तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आर कैसे आ जाएगा, सिंगुलर के साथ आर कैसे आ जाएगा, बोलो भाई, सोचने वाली बात है। एक सेकेंड, ठीक है। तो कंजम्पशन तो हमारा सिंगुलर है, उसके बाद आर कैसे आ जाएगा, तो यानी हमारा एस क्यू भी गलत है, एस आर भी गलत है। आर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, अब वेजिटेबल्स प्लूरल है, अब आ सकता है आर, तो आर क्यू। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 84। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84, आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है।
84 क्या है? 84 में हम अगर शुरुआत कर सकते हैं एस से, पी से या आर से, रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ रिलेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये अधूरा है, तो पी से स्टार्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज और उसके बाद लें एस, डेवलपिंग कंट्रीज इंडियाज पोजीशन आर, एस भी नहीं है, तो 100% एस से शुरुआत होगी। किससे शुरुआत होगी? एस से। ओके, इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस। इन डिसीजंस वो कौन से डिसीजंस है? रिलेटिंग वाला या फिर डेवलपिंग कंट्रीज वाला? कौन से डिसीजंस हैं? रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस। तो एस और पी का पेयर बनेगा और एस और पी का आंसर 84 बी सही लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडिशियसली। अब देखिए भाई किस किस से शुरुआत है? पी, एस, आर, क्यू, अलग अलग सारे ऑप्शन अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं? कोई पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं? कोई पेयर बना लेते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद requisite documents are received from the किससे? बेनिफिशियरीज से जो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आर और एस का पेयर बनेगा। अब विजिबल होगा भाई, ठीक है। किसका पेयर बनेगा? आर और एस का। और आर और एस का पेयर दो में है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन एक जगह हमारी स्टार्टिंग हो रही है बी से और एक जगह हमारी स्टार्टिंग हो रही है आर से, ठीक है। आर एस का पेयर तो बनेगा, लेकिन आर एस स्टार्टिंग में या पी स्टार्टिंग में। वंस ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द बेनिफिशियरीज। अब एस के बाद क्यू या एस के बाद पी, ठीक है। एस के बाद यहाँ पे हमारा क्यू ही है, ठीक है। पी पे पर एंड जो हमारा क्यू पे है, क्यू पे हमारा एंड नहीं हो सकता, बात खत्म। इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। देखो एक चीज तो तय है कि आर और एस का पेयर बनेगा, इतना तो तय है, आर एस। लेकिन क्यू पे ना खत्म नहीं हो सकता, इस वजह से हम सी ऑप्शन को खा गए। चलिए देखिए, कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद क्या आता है? कंटिन्यू टू डू दैट, कंटिन्यू टू डू दिस, कंटिन्यू टू योर स्टडीज, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू के बाद कंटिन्यू टू एल्यूट, तो हमारा जो पेयर बनेगा वो बनेगा क्यू और एस का। अब क्यू और एस कहाँ कहाँ थे? क्यू और एस एक ही ऑप्शन में था, क्यू और एस एक ही ऑप्शन में था और कहीं था ही नहीं, बात खत्म। नेक्स्ट 87, 87 में हम क्या कर सकते हैं? 87 में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पेयर बना के, ठीक है, पेयर बना के ही सॉल्व किया जाएगा। देखिए अगर हम बात करें करिकुलम, जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है, सिलेबस, पेडागोजी इज आर्ट ऑफ टीचिंग, तो करिकुलम, करिकुलम और पेडागोजी दोनों नाउन है और नाउन को नाउन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एस और क्यू का पेयर बनेगा। अब एस और क्यू का पेयर कहाँ था? एस क्यू एस क्यू एस क्यू सी। चलिए नेक्स्ट, द अमेजॉन बेसिन इज द सेंट्रल नॉर्थ, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस से बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। देखिए अब द अमेजॉन बेसिन इन दी सेंट्रल नॉर्थ, अब यहाँ पर इन दी सेंट्रल नॉर्थ हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं? हम डोमिनेटेड बाय से स्टार्ट नहीं कर सकते, एस से, ठीक है। हम इन दी वेस्ट एंड हम आर से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों? अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज, और पी द अमेजॉन बेसिस इन दी सेंट्रल नॉर्थ। अगर मैं पी से स्टार्ट कर भी लूं तो उसको फॉलो कर रहा है क्यों? द अमेजॉन बेसिन इन दी सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज, तो वो भी सेंस नहीं बन रही, पी के बाद क्यों का सेंस भी नहीं बन रहा, तो आंसर हो गया हमारा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
देखिए, सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड इज कंसिडर्ड, अब यहां पर अगर पी से स्टार्टिंग होती तो ये इज कैसे आ जाता भाई, क्योंकि सिस्टम्स के अकॉर्डिंग तो आर आना चाहिए था, तो यानी इससे का मतलब ये है कि ये जो इज आया है वो किसी और के लिए आया है, सिस्टम्स के अकॉर्डिंग तो आर आना चाहिए था, तो इसका मतलब हम पी से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? द सिद्धा सिस्टम इज ओके आर टू बी, तो आर से भी स्टार्टिंग नहीं कर सकते, आंसर इज बी। ये थे आपके विदाउट बिगनिंग एंड एंडिंग स्टेटमेंट वाले पैराजम्बल्स, इसमें कोई बिगनिंग और एंडिंग स्टेटमेंट नहीं थी, छोटे छोटे पैराजम्बल्स थे। फिर दूसरे वाले बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन वो तो इससे भी इजी होते हैं। S1 और S6 गिवन हैं? इनमें सबसे अच्छे तरीके क्या है? दो तीन तरीके हैं, S1 से अगली स्टेटमेंट जोड़ लो और S6 से उसकी पिछली स्टेटमेंट जोड़ लो, या तो ये दो तरीके, या बीच में कोई पेयर बना लो दो लेटर का। 91 में मैंने कैसे किया है, जैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है टू लिस्ट, ठीक है। अब जब तक लिस्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक हम द लिस्ट कैसे करेंगे, तो क्यू और एस का पेयर बनेगा, क्यू और एस का पेयर सिर्फ और सिर्फ किस में है? सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ, आवाज चेक करनी पड़ती है क्योंकि आवाज यार गायब भी हो जाती है हमारी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है, 92। अब 92 में भी हम क्या कर सकते हैं? वन सच प्रोविजन और दिस प्रोविजन, क्यू और आर का पेयर। क्यू और आर ना दो जगह है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन जो एस है ना फॉर दिस पर्पस वो S1 के बाद आएगा, तो यानी इसका आंसर है ई। ठीक है, समझ आया भाई? जो फॉर दिस पर्पस है वो S1 को जस्टिफाई करेगा, तो एस क्यू आर पी। अब आगे आ जाइए 93। स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब यहां पर देखिए दो दो स्टेटमेंट में इट आया हुआ है, वो किसके लिए आएगा? स्टार्टअप के लिए ही, ठीक है। अब यहां पर यानी या तो क्यों या आर, क्योंकि इट किसके बाद आएगा? इट तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसी के लिए इट आएगा ना, ठीक है। तो इट हम स्टार्टअप के लिए रख सकते हैं, तो क्यों या आर से स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्यों या आर से स्टार्टिंग होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम पूरा पढ़ें, इट इंटेंड्स टू कैटलाइज द स्टार्टअप कल्चर, ठीक है, और आर ऑप्शन में है, हाँ मैम है, ठीक है। इट एनविजन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ कंट्री, और मैम क्यों, पर क्यों तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर तो आर से स्टार्टिंग होगी, इजी, फिर तो आर से ही स्टार्टिंग होगी, ये तो बहुत आसान था यार। चलो चलिए देखिए, फर्स्ट लाइफ स्टॉक सेंसस वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग 1919 से 1920। अच्छा, जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, जब से सेंसस का इंसेप्शन हुआ है, तब से ये क्या हो रहा है? हर 5 सालों में एक बार हो रहा है, हर 5 सालों में। क्विनक्वेनियनली, इसका मतलब क्या होता है? 5 सालों में एक बार, एनुअली साल में एक बार, और क्विनक्वेनियनली यानी 5 सालों में एक बार। तो इसका इंसेप्शन यानी लाइफ स्टॉक सेंसस का इंसेप्शन, तो पी वुड बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। अच्छा, अब पी तो दो जगह है, पी आर और पी एस। अब जब यहाँ पे 5 की बात आई है तभी फिर यहाँ 5 की बात याद आएगी, ठीक है। तो पी में 5 साल की बात हुई, और फिर आर में भी 5 साल है, पी आर, आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 95। इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस।
वेलफेयर स्टेट रहा है इंडिपेंडेंस से। अब अगर आप ये ऑप्शंस देखें, इन ऑप्शन में एक ही जगह ऐसा है जहां पर अभी पहले पॉजिटिव चीज को ही लेके आ रहे हैं हम, जैसे इट वॉज रियलाइज दैट अ सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। अब यहां तो पॉवर्टी की बात होने लग गई। ओके, यहां पर एक सेकेंड देखिए, रूरल वेलफेयर, यहां पर भी वेलफेयर और फिर रूरल पॉपुलेशन, फिर रूरल पॉवर्टी। तो यहां पर मेरे ख्याल से इसमें शुरुआत आर से होनी चाहिए। आर से लग रहा है मुझे तो, बाकी फिर भी एक बार हम वेट कर लेंगे सीडीएस की फाइनल आंसर की का। ठीक है, मैंने इसका शायद आर ही 95, ठीक है, बट फिर भी मैं इसमें इतनी श्योर नहीं हूं। लेट मी क्लियर दिस वेरी फ्रेंकली टू यू। चलिए नेक्स्ट 96, इसमें यार कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 पे आ गया है भाई। कोविड-19 पे हर एक 1.5 साल में सीडीएस पैराजम्बल दे ही रहा है, ठीक है, मतलब छोड़ के, मतलब ऑल्टरनेटिवली देता है। चलिए भाई, यहाँ पर बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही इजी था कि कोविड-19 में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? माइग्रेंट्स का रिवर्स माइग्रेशन, वापस से मजदूरों का लाना, ठीक है। अच्छा, अब माइग्रेशन का जिक्र हुआ तभी द माइग्रेशन का जिक्र होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर और एस का पेयर, ठीक है, और आर से स्टार्टिंग, आर और एस का पेयर और आर से स्टार्टिंग, और ये हमें मिला डी में। चलिए, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें क्या चीजें कवर होती हैं? क्या सब्सक्रिप्शन होता है? 500 न्यूज़पेपर और सेवरल न्यूज सर्विसेज सब्सक्राइब टू पीटीआई। तो क्यों S1 को क्यों जस्टिफाई करेगा? ओके, अब इसके तुरंत बाद हम सैटेलाइट की बात नहीं कर सकते, पहले हम ये बताएंगे कि ये जो न्यूज सर्विसेज हैं ये किस में है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में। तो क्यू और पी का पेयर, क्यू और पी का पेयर हमारा मिला हमें इसमें 97 का बी। आगे आ जाते हैं, देखिए एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी इन 1959। ओके, फिर उसमें बात की गई है एडमिशंस की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब बातें एक साथ आएंगी, ऑब्जेक्टिव, एडमिशन, फिर पोस्ट एडमिशन। तो एडमिशन होगा तो पोस्ट एडमिशन होगा, तो क्यू और पी का पेयर चाहिए मुझे, क्यू और पी का पेयर। अब क्यू और पी का पेयर, क्यू और पी का पेयर कहाँ है? क्यू और पी का पेयर है हमारा यहाँ पे, ठीक है, एस आर क्यू पी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मैंने यही लगाया था या नहीं। हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए। गगनयान इज अ नेशनल प्रोग्राम वेयर इन इसरो, देखिए बहुत इजी है ये भी। यहाँ पर हमें ये देखना है S6 से पहले कौन सी स्टेटमेंट आ सकती है। अ न्यू इसरो सेंटर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हैज बीन फॉर्म्ड फॉर लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट्स, ठीक है, इट विल ले द फाउंडेशन फॉर अ सस्टेन इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो S6। अब लास्ट में देख लीजिए S कहाँ है? ए में, समझ आया भाई? चलिए, इसके बाद सिर्फ हमारा अनसीन पैसेज रह जाएगा। इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड। यूथ की बात की गई है, ठीक है, अब यूथ की कुछ खूबियां बता देते हैं। यूथ रिप्रेजेंट द मोस्ट डायनामिक एंड वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। भाई इंडिया के पास सबसे ज्यादा यूथ है, और यूथ में क्या है? एनर्जी है, वाइब्रेंस है, ठीक है।
तो S1 को क्यों जस्टिफाई करेगा? आंसर इज बी। अब हमारे क्या बचे हैं? पैरा जम्बल्स। क्या बचे हैं भाई? पैरा जम्बल्स। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश विद नेहा मलिक पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक दे के जरूर जाइएगा। अगर आपको लगा कि नहीं मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए एज पर मी, एज पर एनी कैंडिडेट, सो डू लेट मी नो, आई वुड रेक्टिफाई, आई वुड रीचेक, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आपका फीडबैक अनमोल है। आपको सॉल्यूशन, आंसर की सब कुछ कैसा लगा हमारे चैनल पे मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। पहला पैसेज बहुत ही इजी था, इसकी डायरेक्ट मैं आपको सब कुछ आपको इसमें मिल ही जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं गवा के ठीक है, ये आपको मैं आपको सारे आंसर्स बता देती हूँ, ये सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। पहले का आंसर है, पहला पैसेज इजी है, ठीक है, दूसरा एनालिटिकल है, मैंने पढ़े थे, इसमें सब कुछ हमारा यहीं पे मिलेगा। तो पहले का आंसर है सी, 11th का आंसर है सी, ठीक है। 12th का आंसर जो है ये सेट बी का बता रही हूं मैं, ठीक है। 12th का आंसर भी इस बच्ची ने शायद सही लगाया है, इट विल प्रोवाइड फ्रीडम विच इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, यस मैंने भी यही लगाया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन एडवर्सली अफेक्ट द वॉकिंग टूअर, वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम, यस 13 का ए ही था। 14 विद अ पीस दैट डिलाइट्स यू, यस इस बच्ची ने भी सही लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है जिस भी बच्चे ने या बच्ची ने किया है, मेरे ख्याल से किसी लड़की का पेपर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आई बी जजमेंटल, ठीक है। बॉयज कैन ऑल्सो अटेम्प्ट इन अ गुड मैनर। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिलेंटेंटीज? ये तो मैंने आप लोगों को वैसे भी बता रखा है। डिलेंटेंटीज का मतलब ये होता है कि आई थिंक इसका आंसर डिलेटेंटी मॉर्निंग जॉगर्स, नहीं, इस बच्ची ने आंसर सी दे रखा है क्या? ना 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 ना, dilettante means something different. I think who they can cultivate an aesthetic pursuit without real interest, या प्रोफेशनल्स, ए या बी में से होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए ए या बी में से, ठीक है। सी और डी तो इसका आंसर नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो एस्थेटिक किसी चीज़ के लिए वो पैशनेट तो होते हैं बट प्रोफेशनल नहीं होते। तो आई थिंक इसका आंसर बी भी नहीं होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। बट एक बार आप फिर भी रीचेक कर लेना। बट डिलेटेंटी वर्ड मैंने बहुत पहले अपने वोकैबुलरी कहीं सीरीज में करवाया था, तो मुझे इसका आंसर वही लग रहा है। देखो, एक तो होता है एमेचर, एमेचर मतलब होता है बिल्कुल नो सिखिया, अभी अभी उसने काम शुरू किया है। एक होता है प्रोफेशनल, उसके बीच का कहीं होता है डिलेटेंटी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए। चलिए 16, ये बढ़िया पैसेज था, ठीक है। इसको सॉल्व करने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगा, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड नहीं था, बट कोई बात नहीं। मैंने जैसे कि हमेशा कहा कि सीडीएस में यू हैव टू कम इन मेरिट, तो इतना कोई मेरिट में आप सारा अटेम्प्ट पेपर करके ही आओगे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बी स्मार्ट, ठीक है। इसका यहाँ पे आंसर है कंबाइन सेवरल लेवल्स, ये आपको नहीं मिलेगा, बाकी तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। 17 का आंसर है आपका 16 का आंसर है सी, ठीक है। 17 का आंसर है आपका ए, ठीक है, यस बाकी तो है। 17 का आंसर है आपका ए। 18 का आंसर है आपका 1 एंड 2, ओके। 19 का आपका आंसर है 9 का आंसर है आपका डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है।
20 में आपका आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एक में नॉट भी था, हाँ वो उस वाले में था, 16 में नॉट, उसका आंसर सी है, नॉट था ना उसमें, हाँ ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच टू हिस्ट्री, ये बिल्कुल लास्ट में मिलेगा आपको, पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में, और इसका आंसर है यहाँ पर सी, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा। तो ये थे हमारे 120 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कहीं कुछ रह गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है, मैंने तो पूरी कोशिश की है, सब चीज़ें ही हमने कर ली है, जाने अनजाने में कोई चीज़ हम चूक गए हों, ठीक है, तो कांट से, बाकी तो ठीक है, इट वॉज ऑल गुड, पेपर सही था, पेपर मुझे तो पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, डिसेंट पेपर था, और ऐसा होना चाहिए, CDS का लेवल इतना तो होना चाहिए, ठीक है। पिछली बार अनएक्सपेक्टेड इसलिए हो गया था कि बच्चे नए पैटर्न के प्रति एकदम तैयार नहीं थे, और फिर पिछली बार CDS ने आंखें खोल दी कि भाई देखो मैं कभी भी अपना पैटर्न बदल दूंगा, तो बच्चों को पता लग गया था कि वो कैब को ये 10 तरह से पूछ सकते हैं, तो हमारे बच्चे तो प्रिपेयर्ड थे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इंग्लिश विद नेहा मलिक चैनल के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको एनालिसिस और जो हमने सारा सॉल्यूशन बताया अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं नेहा मलिक अलविदा लेती हूँ, नमस्ते, जय हिंद।